बालकनी में अकेली बैठी रेनू की टेबल पर रखी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। हल्की बूंदाबांदी अब मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। वह पानी की मोटी मोटी धारों को एक टक निहार रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। मम्मी पापा वकील से बात करने गए थे। घर में वो अकेली थी। उसकी नज़रों के सामने बार बार नीता दी का चेहरा आ रहा था। नीता दी उसकी जेठानी, कहने को उनका रिश्ता देवरानी जेठानी का था, लेकिन नीता दी ही सही मायने में उसकी बड़ी बहन साबित हुई। अगर वह ना होती तो ना जाने क्या होता उसके साथ। उन्होंने उसे उस नर्क से निकाला जहां वो स्वर्ग की तलाश में गई थी। हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर अपना घर बसाने की चाहत में उसने यश का साथ चुना था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। यह कब कैसे हुआ रेनू को पता ही नहीं चला। हर प्रेमी जोड़े की तरह वे साथ जीने मरने की कसम खाते, हाथों में हाथ डाले मॉल में घूमते, लंच डिनर साथ में करते। यश उसके आगे पीछे डोलता रहता, उसकी खूब केयर करता। रेनू उसके इसी केयरिंग नेचर पर फिदा थी। उसे याद है जब ऑफिस का वाटर प्यूरीफायर खराब हो गया था। गर्मी इतनी थी कि एसी ऑफिस में भी गला सूख रहा था। उसने कहा, यस, मैं प्यास से मर जाऊंगी। मुझे प्यास कुछ ज़्यादा ही लगती है और नॉर्मल पानी सूट नहीं करता। तो ये बंदा किस दिन काम आएगा? अभी पानी की बोतल लेकर आता हूँ, यस बोला। यार 3-4 किलोमीटर जाना होगा शहर से इतनी दूर। ऐसी साइड पर हमें ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। रेनू उदास स्वर में बोली, मैडम, एक दिन पानी क्या नहीं मिला? आपने नौकरी छोड़ने का प्लान बना लिया? बंदे को सेवा का मौका तो दीजिए। अदा से झुककर उसने ऐसे कहा जैसे प्रपोज कर रहा हो, और तीर की तरह वह निकल गया। रेनू खिड़की के पास आकर उसका मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाना देखती रही। जब आंखों से ओझल हो गया, उसने मुस्कुराकर हौले से सिर हिलाया, पागल, और टेबल पर आकर काम निपटाने लगी। मम्मी पापा शादी की बात चलाने लगे थे। एक दिन रेनू ने माँ को फ़ोन पर यश के बारे में बताया। माँ चौंक गई, क्या आपने पापा को नहीं जानती? एक तो लड़का तुम्हारी पसंद का, उस पर जाति भी अलग। तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। मम्मी, जातिवाद से कुछ नहीं होता, दिल मिलना चाहिए बस। और मैं पहली लड़की तो नहीं हूँ जो दूसरी जाति के लड़के संग ब्याह रचाऊंगी। कितनी शादियाँ हो रही हैं समाज में। वह कितना अच्छा और केयरिंग है। तुम लोग एक बार मिल लो प्लीज़, फिर पता चल जाएगा। पापा नहीं माने तो वह जिद पर अड़ गई। माँ दोनों के बीच थी। बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। उन लोगों ने भी पापा को समझाया। माँ निश्चिंत थी कि कोई उससे छोटा नहीं था, कि उसकी शादी के बाद किसी तरह की परेशानी होगी। कुछ वक्त लगा, पापा थोड़े थोड़े नरम पड़े, यश से मिलने को तैयार हुए। 5-6 दिनों तक वे लोग नोएडा के होटल में रुके। रेनू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। यश माँ पापा को भी भा गया। लंबा, इकहरा, गोरा गोरा यश खूब बातें करता और दिल खोल कर हंसता। सचमुच इतना केयरिंग न उनका बेटा था, ना ही दामाद। मम्मी के हाथ में एक छोटा पैकेट भी देखता तो झट से ले लेता। अरे आंटी, बेटे के होते हुए आप सामान क्यों ढो रही हैं? रास्ते में सबका ख्याल रखता। छोटी छोटी बातों का भी उसे ध्यान रहता, जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? प्यास लगी है क्या? थकावट हो रही होगी, आराम कर लें। उसके बाद 2-3 बार पापा यश से और मिले। वह हर बार हंसता मुस्कुराता एनर्जी से भरपूर मिला। आखिर पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। जब उसके मम्मी पापा से मिलने की बारी आई तो उसने कहा कि आप लोग इतनी दूर कहाँ जाइएगा, मम्मी पापा उन्नाव जाने वाले हैं, वहीं उनसे मिल लीजिएगा। उसका अपना घर हिमाचल में था। सब लोगों को आइडिया ठीक लगा। बुआ के बेटे की शादी थी। सब लोग उन्नाव आए। यश के मम्मी पापा, भाई भाभी और उनके दोनों बच्चे, सभी खुश मिजाज और मिलनसार थे। हाँ, यश की सुंदर सलोनी भाभी नीता बात कम कर रही थी। शांत स्वभाव की थी शायद। रेनू का रिश्ता वहीं पक्का हो गया। पंडित जी ने दिन मुहूर्त भी निकलवा दिया। दान दहेज की बात नहीं हुई। यश के पापा ने मजाक में कहा, समधी जी, रेनू आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी है।
इसके लिए आपने बहुत कुछ जोड़ कर रखा ही होगा। अब और आपको करना भी क्या है? भला यह भी कहने की बात है, शादी में समधी जी दिल खोल कर खर्च करेंगे। यह शादी शानदार होगी, क्यों समधी जी? यश की माँ ने हंसकर कहा। शादी के 10 दिन पहले यश के पापा का फ़ोन आया। समधी जी, यश बड़बोला लगता है लेकिन अंदर से संकोची है। उसकी चाहत थी कि एक गाड़ी रेनू के लिए आप उसे दे देते। खुद की गाड़ी खरीदने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। वैसे वो आपसे कहने को मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि इच्छा को इतना भी क्या दबाना, आप गाड़ी के लिए रुपए ही भेज दीजिए। यश को यहाँ एक गाड़ी पसंद आ गई है, 9.5 लाख की है, लेकिन शोरूम हमारे जान पहचान वालों का है। वे डिस्काउंट दे रहे हैं, 9 लाख तक में मिल जाएगी। पापा से कुछ कहते नहीं बना। भैया ने सुना तो ताव खा गया। अरे, यह तो सरासर दहेज है, इतनी जल्दी हम कहाँ से लाएंगे? वे लोग लालची लग रहे हैं। रेनू को बहुत बुरा लगा। बोली, एक गाड़ी ही तो मांग रहा है, वो भी मेरे लिए। भैया वो भी देना नहीं चाहते। शादी के बाद वो कितना बदल गए हैं। बहन की खुशी कोई मायने ही नहीं रखती। शादी के दिन बहुत कम बचे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, पैसे भी काफ़ी खर्च हो चुके थे। मान मर्यादा की बात थी। सिर्फ इस बात के लिए शादी तोड़ना मूर्खता थी। फिर रेनू कहाँ मानने वाली थी। किसी तरह रुपयों का इंतजाम करके उन लोगों को देना ही पड़ा। उसके बाद शादी के दिन तक बड़े सलीके से कभी चैन, कभी अंगूठी, कभी सोफा बेड और कभी ना जाने क्या क्या सामानों की डिमांड पूरी की गई। रेनू प्यार में इस तरह अंधी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह डिमांड ही दहेज है। भाई पापा समझाना चाहते तो उसे लगता कि ये लोग आज भी यश को दिल से स्वीकार नहीं कर रहे। माँ ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और पति व बेटे के तर्क भी सही लग रहे थे। रेनू शादी के बाद ससुराल आ गई। वो बेहद खुश थी। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। 3 छोटे छोटे कमरे थे, छोटा सा ड्राइंग रूम, किचन और बाथरूम। वह सोचती, यहाँ रहना ही कितने दिन है, उसे तो नोएडा ही जाना है। उसके कमरे में जेठानी के बच्चे दिन भर उधम मचाते, चहकते रहते। उसे बहुत अच्छा लगता। सभी उससे बहुत बातें करते, स्नेह लुटाते। जेठानी कम ही बात करती। रेनू किचन में जाती तब वह कहती, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर काम ही करना है। धीरे धीरे उसने गौर करना शुरू किया। उसके सामने सभी ठीक से बात करते, लेकिन वह कमरे में होती तो ऐसा लगता कि वे लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। जैसे ही वो सबके पास जाती, सब एकाएक चुप हो जाते और उससे बात करने लगते। एक दिन दोपहर में सभी आराम कर रहे थे। जेठ घर पर नहीं थे। यश लेटे लेटे झपकी लेने लगा। वह उठकर जेठानी के कमरे में गई। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बिठाया। यश सो रहा है क्या? हाँ दीदी, तभी आपके पास चली आई हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। आखिर ये कैसा सवाल है, उसने सोचा। इतने में यश आ गया। अरे यार, तुम यहाँ हो, कम ऑन यार। उसने ऐसी अदा से यह सब कहा कि वो हंसकर उठ गई। बात अधूरी रह गई, लेकिन जेठानी का सवाल उसका पीछा करता रहा। उसने गौर किया कि हर वक्त कोई न कोई साए की तरह उसके साथ रहता है। वह जेठानी से ज़्यादा घुल मिल ना पाए, ऐसी कोशिश सबकी होती है। एक दिन शाम में जेठानी नाश्ता बना रही थी। वह किचन में हेल्प करने गई। उसने देखा पकौड़ियाँ तलते हुए जेठानी की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने पूछ लिया, दीदी आप रो रही हैं? अरे नहीं, प्याज काटे थी ना, मेरी आंखों में प्याज ज़्यादा लगता है, उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा। रेनू ने ताड़ लिया। प्याज नहीं रुला रहे हैं, कोई और बात है। 10-12 दिन निकल गए। उन लोगों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। यश ने रात में कहा, मैं नोएडा जा रहा हूँ, मम्मी पापा चाहते हैं तुम कुछ दिन उनके साथ रहो। रेनू चौंकी और बोली, तुम्हें पता है हमें और छुट्टी नहीं मिल पाएगी। यश बोला, मैं ऑफिस में बात कर लूँगा, वहाँ हमारी तनख्वाह भी कम है। कभी कभी सोचता हूँ अपना खुद का काम शुरू करूँ, लेकिन शादी से पहले तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। रेनू आश्चर्य से बोली, बस अब तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? यश का स्वर बदला हुआ था। रेनू ने बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन उसे लगा इससे पहले यश का
इतना रूखा व्यवहार कभी नहीं था। उसने सोचा हो सकता है मम्मी पापा से किसी बात पर टेंशन हुई हो। कुछ दिन यहीं रुक कर एंजॉय कर लेती हूँ, कौन सा यहाँ परमानेंट रहना है। यश 2 दिनों बाद चला गया। जेठानी से अभी भी वह घुल मिल नहीं पाती थी। जब भी दोनों बात कर रही होती, सास उन्हें किसी न किसी बहाने अलग अलग काम पर लगा देती। उसे लगने लगा कोई बात है। वो अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती। यश के जाने के बाद दोनों बच्चे उसके साथ ही सोते। सास भी उसी कमरे में सोने लगी थी। भला नई बहू को वो दिन में फ़ोन करती तो यह कहकर बात नहीं करता कि आजकल काम का दबाव बढ़ गया है, सारे पेंडिंग काम निपटाने हैं। रात में 2-4 मिनट बात करता, थोड़ा बहुत माँ पापा से बात करता और फ़ोन कट। एक रात बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। वह उठकर ड्राइंग रूम में आई। आवाज़ भाभी के कमरे से आ रही थी। सब लोग शायद वहीं थे। वह दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ी। हल्का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने हल्के सुराख से अंदर देखने की कोशिश की। चटाक! उसी वक्त ससुर ने जेठानी के गाल पर तमाचा जड़ा। वह कांप गई। जेठानी ऐसे निरीह खड़ी थी जैसे कसाई के सामने मेमना। पापा, गुस्से को काबू में रखिए। दूसरे कमरे में रेनू सो रही है, मैं देखता हूँ, जेठ ने कहा। ससुर गुस्से से तमतमाते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। वह जल्दी से दबे पांव अपने कमरे में आ गई। आंखें बंद कर सोने का नाटक किया, लेकिन उसने अभी अभी जो कुछ देखा वो उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। थोड़ी देर में सास आई, लाइट वाइट जलाकर चेक किया कि इस बीच वो जगी तो नहीं थी। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है, तब वो भी उसके बगल में सो गई। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। नीता दीदी की आंखें सूजी सूजी थी, लेकिन वह हर दिन की तरह किचन में थी। 9-10 बजे के करीब उसने देखा ड्राइंग रूम में कोई बैठा था जिससे ससुर और जेठ बातें कर रहे थे। वह आदमी धीरे धीरे लेकिन कुछ तुनक कर बात कर रहा था। ससुर और जेठ उसे आहिस्ता आहिस्ता शांत करने में लगे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हवा में तैरती बातों के टुकड़ों को मिलाने पर लगा जैसे वो आदमी अपनी बकाया रकम मांग रहा था। घर खाली करने जैसी बात भी थी शायद। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। किससे पूछे वो? कैसे जाने इस घर की रहस्यमयी बातें? उसने पति से बात करना चाहा। हाय हेलो के बाद पूछा, यस तुम कब आ रहे हो? अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अब सोच रहा हूँ रिजाइन करके ही आऊँ। उसे शक हुआ वो किसी और बात के लिए फ़ोन कर रही थी। यहाँ तो एक नया धमाका था। क्यों, क्या दूसरा जॉब मिल गया है? अरे दिन भर काम करता रहूँगा तो जॉब कैसे मिलेगी? अब वहाँ आकर इत्मीनान से ट्राई करूँगा। यार एक बात और है, मैं खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। अपने पापा से कहो ना कि अभी कुछ मदद कर दें, मैं बाद में उन्हें वापस लौटा दूँगा। अभी 4-5 लाख ही दे दें, फिर देखते हैं। यश ने बड़े इत्मीनान से यह सब कहा, लेकिन रेनू के दिल में ये तीर की भांति लगी। यश का ऐसा रूप अभी तक नहीं दिखा था। उसने भरे गले से कहा, पापा से कैसे कहे, अभी अभी शादी में इतना खर्च किया है। उन्होंने नया क्या किया है? बेटी की शादी में कौन खर्च नहीं करता? तुम लाडली हो उनकी, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? और उसने फ़ोन काट दिया। रेनू भौचक्की सी रह गई। दोपहर में सबके खाने के बाद नीता दीदी किचन समेट रही थी। रेनू पानी लेने गई। धीरे से पूछा, दीदी रात में क्या हुआ था? नीता दीदी की आंखें डबडबा गई। उसने इधर उधर देखा और ब्लाउज में छिपा कर रखा टूड़ा मुड़ा कागज़ निकालकर जल्दी से उसे थमा दिया। बहुत धीरे से फुसफुसाई, सबकी नज़र बचाकर इसे पढ़ लेना। नीता दीदी की आंखें और गला दोनों भरा था, लेकिन पत्र देते समय उनके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। रेनू भौचक्की थी। उसने जल्दी से पत्र लेकर छिपा लिया और कमरे में आ गई। ससुर ड्राइंग रूम में थे, सास सीरियल देख रही थी। उसने जल्दी से वो कागज़ निकाला और बिना सांस लिए पढ़ने लगी। प्रिय रेनू, अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे ऊपर पहरा है, इसलिए सबसे छिपाकर किसी तरह लिख रही हूँ। जितना लिखूँ उससे ज़्यादा समझना, तुमने गलत लड़के से शादी कर ली है। यहाँ हर आदमी 2 चेहरे रखता है, जो बहुत बाद में समझ में आता है। मेरी शादी धोखे से हुई,
इन लोगों का सारा खर्च और ठाट बाट मेरे पापा के पैसों से चलता है। ये लोग हमेशा मारपीट करके मुझसे पैसे मंगवाते हैं। मैं कब तक पापा से पैसे मांगूंगी और वे कब तक दे पाएंगे? तुम्हें फंसाने के लिए यश ने शराफत का ढोंग रचा। अब धीरे धीरे उसका रंग रूप देखना। तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। जल्दी ही वो यहाँ आ जाएगा। ये घर भी इन लोगों का अपना नहीं है, किराए का है। मैं इस नर्क में फंस गई हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम यहाँ से निकल जाओ। अपने हिस्से का नर्क मुझे भोगना ही है। तुम अपने हिस्से का स्वर्ग बचा लो। रेनू के पांव तले की ज़मीन खिसकने लगी। यश अपनी शराफत का नकाब धीरे धीरे उतार रहा था। इसका एहसास उसे होने लगा था। प्यार का भूत उसके सिर से ना जाने कब का उतर गया था। पता नहीं कब उसका बचपन चला गया और वह मैच्योर हो गई। अब उसे एहसास होने लगा, क्यों नीता दी से बात करने से उसे हमेशा रोका जाता है, क्यों उस पर साये की तरह नज़र रखी जाती है। जितना सोचती उसे उतना दर्द होता। पापा, भैया सब ने कितना समझाया था उसे, लेकिन मौका मिलते ही उसने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, कोई सवाल मत करना अभी, बस किसी बहाने मुझे यहाँ से बुला लो, वहाँ आकर ही बातें होंगी। माँ पापा समझ गए बेटी बड़ी मुसीबत में है। उसी दिन पापा ने समधी जी को फ़ोन किया। समधी जी, रेनू की मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वह हॉस्पिटल में है, रेनू को लेकर आइए प्लीज। सास ससुर सोच भी नहीं पाए कि उनकी करतूतों की भनक किसी को लग सकती है। नई बहू को अकेले कैसे भेज दे। सास ने कहा, रेनू को वहाँ पहुँचा दीजिए, यश आएगा तो उसे ले आएगा। दूसरे दिन रेनू ने कुछ कपड़े बैग में डाले। जेवर सास के पास थे। उन्होंने ये कहकर रखा था कि अभी तुम संभाल नहीं पाओगी, बाद में लॉकर में डाल देना। ऐसे मौके पर वह मांग भी नहीं सकती थी। वैसे उसका मकसद किसी तरह वहाँ से निकलना था। जाते समय वो नीता दी के गले लगकर खूब रोई। रास्ते भर उनकी सूनी सूनी डबडबाई आँखें उसका पीछा करती रही। उसे लगा वे उसकी जेठानी नहीं, उसकी बड़ी बहन है, कोई मददगार है उसके लिए। माँ अपने कमरे में बीमार की मुद्रा में लेटी थी। भले ही उन्होंने बीमारी का नाटक किया था, लेकिन बेटी की चिंता ने एक दिन में ही उन्हें सचमुच बीमार बना दिया था। वह गहरी मानसिक वेदना से गुजर रही थी। अभी अभी बेटी की शादी से इतनी खुश थी, 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, अभी शादी की खुमारी भी नहीं उतरी थी। रेनू के ससुर उसे पहुंचा कर लौट गए। कह गए कि यश आने वाला है, वो तुम्हें लेकर आएगा। माँ ने कहा, समधी जी अभी इसे यहीं रहने दीजिए, मेरा सहारा हो जाएगा। जब रेनू ने सारी बातें बताई तो माँ पापा की चिंता बढ़ गई। दूसरे दिन छुट्टी लेकर भैया भाभी भी आ गए। दीदी जीजा जी ने फ़ोन पर मेंटली सपोर्ट किया। सब ने तय किया कि रेनू वहाँ नहीं जाएगी। भैया ने हिमाचल जाकर 2-3 दिनों तक खाक छानी। पता लगा कि नीता दीदी ने जो भी कुछ कहा सब सही था। जीजा जी ने नोएडा के अपने कुछ दोस्तों से यश के बारे में पता लगाने को कहा। चौंकाने वाली असलियत सबके सामने आई। यश वहाँ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था। उसने ऑफिस में ये कहा कि रेनू से उसकी शादी नहीं हुई है। उसके पिता और भाई तैयार नहीं हुए। वह शराब सिगरेट का भी शौकीन निकला। रेनू का दिल तार तार हो गया। उसके दोहरे चरित्र का कैसे उसे पता नहीं चला? क्या उसने सब सोच समझ के साजिश के तहत किया था? उसने ठंडे दिमाग से सोचा, यदि शादी के पहले उसके घर के लोग उसके बारे में पता लगाते तब भी वो शायद उन पर यकीन नहीं कर पाती। वह सोचती यश दूसरी जाति का है, इसीलिए सब ऐसा कह रहे हैं। सच है, प्यार में विवेक नहीं खोना चाहिए। घर के सभी लोगों ने उसके जख्मों को भरने की पूरी कोशिश की। कभी किसी ने ताना नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे परिवार के संबल ने टूटने नहीं दिया। उसे बार बार नीता दी की याद आती। उनसे कोई रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं था। जेठानी होकर खुद लाख गम खाकर उन्होंने उसके लिए जो कुछ भी किया, कौन करता है भला? रेनू ने अपने मम्मी पापा भैया भाभी के सामने नीता दीदी के बारे में सब कुछ बताया और वह वीडियो भी दिखाई जो उसने चुपके से बना ली थी। ससुर होकर कोई अपनी बहू पर हाथ उठाता है भला? और सब ने मिलकर नीता को बचाने के लिए एक संकल्प लिया, क्योंकि हमारे पास यह वीडियो थी जिससे हम
नीता दीदी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते थे। अगले दिन मम्मी के इलाज के बहाने वे लोग नोएडा पहुंच गए। एकाएक सबको वहां देख यश सकपका गया। उसकी गर्लफ्रेंड वहां मौजूद थी। बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हुआ। यश ने सफाई देने की बहुत कोशिश की, बार बार माफ़ी मांगने लगा। उसके मम्मी पापा से भी फ़ोन पर बात हुई। वे लोग बेटे की गलती पर पर्दा डालने लगे। एक बार माफ़ करने की गुजारिश भी की, लेकिन सारी असलियत जानकर आंख मूंदने का वक्त नहीं था। फैसला पहले ही हो चुका था। खुद रेनू भी उस नर्क में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। उसने नीता दीदी के साथ मारपीट करने वाली रिकॉर्डिंग यश और अपने सास ससुर को भेज दी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते ही यश और उसके मम्मी पापा के होश उड़ गए। फिर मैंने उनसे कहा, अगर आप लोगों ने दीदी को दोबारा कभी परेशान किया तो मैं यह वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस में जाकर दे दूंगी। उसके बाद आप लोगों के साथ क्या होगा वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अंतिम बार कोर्ट में मिलेंगे, तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए, रेनू ने तटस्थ होकर कहा। नीता दीदी से रेनू की फ़ोन पर बात होती रहती थी। एक दिन नीता दीदी ने रेनू को बताया कि अब उसके सास ससुर उसके साथ मारपीट नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। यह सुनकर रेनू आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। शायद मम्मी पापा आ गए थे, बारिश रुक गई थी। वो मन में बुदबुदाई, शुक्रिया नीता दीदी, और दरवाज़ा खोलने के लिए फौरन गेट की तरफ बढ़ गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।